So today we are going to discuss a new poem, ICSC Board Class 10, The Hero by Siegfried Sassoon. In short, we call him Sassoon. He was a war poet and he was born in 1886 and died in 1967. This is a poem full of irony, the irony of war. Irony का मतलब होता है व्यंग यानी कि ताना, ठीक है ना. टोन, एक आयरनिकल टोन कहा जाता है ना. तो वॉर के बारे में एक तानाकसी की गई है इस पोएम में ससून वॉर पोएट के द्वारा. वॉर पोएट उसको बोलते हैं जो वॉर से होने वाले नुकसान के बारे में हम लोगों को बताते हैं. तो सदियों से एक परंपरा चलती आ रही है वॉर के बारे में. जो ओल्ड जनरेशन होता है, पुरानी पीढ़ी जो होती है, बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए जाते हैं, तो बूढ़े माँ बाप लोगों ने देखा है कि जब शहीदों की डेड बॉडीज़ गांव में आती है तो 21 गन सैल्यूट दिया जाता है. उनके वॉर पे काफ़ी ऑनर, काफ़ी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट पे करती है, ट्रिब्यूट पे करती है. तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा शहीद हुआ, मरा नहीं है बल्कि देश के लिए शहीद हुआ है, वो बहुत बड़ा कारनामा करके गुजरा है. काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी ऑनर पूरे कंट्रीमैन देते हैं. माँ बाप का भी सिर ऊंचा हो जाता है. झूठी हंसी या झूठा मुस्कान उनके होठों पे आती है माँ बाप के. नहीं चाहते हुए भी मुस्कुराते हैं और प्राइड फील करते हैं कि मेरा बेटा लड़ाई के मैदान में मारा गया है. लेकिन जो हार्श रियलिटी है, सरकाज़म जो है ना, जो आयरनी है इस पोएम में, वो ये है कि रियलिटी कुछ और होता है. अगर हम किसी सोल्जर से पूछें तो भले ही सोल्जर ऊपर से कहता है कि मैं अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हूँ, लेकिन हर सोल्जर का जो इनर फीलिंग्स होता है वो क्या होता है? उसके अंदर का इनर फीलिंग्स होता है कि भगवान करे कि लड़ाई ना हो, भगवान करे कि अगर लड़ाई हो भी तो मुझे ना चुना जाए फ्रंट में जाने के लिए, और अगर मुझे चुना भी जाए फ्रंट में जाने के लिए तो भगवान करे कि मुझे किसी ट्रेचरस जगह पे ना भेजा जाए जहाँ पे एक ही बार में हम मारे जाएं. रियलिटी ये है कि कोई भी मरना नहीं चाहता है. रियलिटी ये है कि लड़ाई के मैदान में जो हॉरर होता है, आतंक, डरावना खौफनाक मंजर, उससे सभी डरते हैं. दिस इज़ द रियलिटी. लेकिन मरने के बाद जब उनकी बॉडीज आती है तो काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी सम्मान. पेरेंट्स को ऐसा लगता है जैसे हम लोग फिल्मी सीन्स देखते हैं ना, इस सामने से बहुत सारी गोली चला रहे हैं और बॉर्डर फिल्म में अक्षय खन्ना सामने बढ़ते जा रहा है, सुनील शेट्टी आगे बढ़ते जा रहा है, गोलियां खा रहा है ना. तो वो एक अलग मंजर है. तो पुरानी पीढ़ी को अलग सोच होता है, पुरानी पीढ़ी की अलग सोच होती है वॉर को लेकर, और नई पीढ़ी की अलग सोच होती है. इसी के बारे में ये ससून का पोएम है, द हीरो. इस पोएम में एक ऑफिसर होता है जो मैसेज लेके आता है उस बूढ़ी माँ के पास कि तुम्हारा बेटा मारा गया. वो क्या काम कर रहा है? वो पुरानी पीढ़ी के लोगों का विश्वास को बरकरार रखा हुआ है. यानी पुरानी पीढ़ी के लोगों का विश्वास होता है ना कि हमारा लड़का काफ़ी हिम्मती था, काफ़ी बहादुर सैनिक था, तो उनके इस विश्वास को वो ज़िंदा रखता है. बस यही काम उसका है. और वो वॉर की आयरनी को उस मदर को समझा नहीं पा रहा है. वॉर की आयरनी क्या होती है मैंने बताया थोड़ी देर पहले. वॉर की आयरनी है कि कोई भी लड़का, कोई भी सोल्जर मरना नहीं चाहता. ये बात वो पेरेंट्स को समझा नहीं सकता है, लेकिन रियलिटी ये है सभी डरते हैं. चलिए पोएम पढ़ते हैं. जैक फेल एज ही वुड हैव विज्ड, द मदर सेड. पोएम को स्टार्ट करने के पहले लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द background. So what happens? So we should guess that in the beginning, a fellow soldier of the same regiment, of the same battalion, he comes to inform Jack's mother about the death of Jack. That fellow soldier of the same battalion in which Jack was appointed, and he had been sent to the battlefield. So that person, that soldier, comes and informs Jack's mother. जैसे ही जैक्स के मदर को इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हारा बेटा लड़ाई के मैदान में मारा गया, तो सुनकर वो रोती है. और रोने के बाद क्या कहती है देखो, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है सबसे पहला लाइन. मदर कहती है, जैक फेल एज ही वुड हैव विज्ड. मेरा जैक, मेरा जैक, मेरा जैक अब नहीं रहा. वो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन वो ऐसे ही गया जैसा उसने सोचा था. उसने ऐसे ही सोचा था कि मैं एक बहादुर मौत मरूं. जैक ने ऐसा ही सोच रखा था कि मैं लड़ाई के मैदान में जाऊं और दुश्मन से लड़ते हुए अपने देश की रक्षा में अपनी जान दे दूं.
और वीर गति को प्राप्त हों, ऐसा ही सोचा था मेरा बेटा। एंड फोल्डेड अप द लेटर दैट शी हैड read। और फिर जैक की मदर ने उस लेटर को फोल्ड किया। कौन सा लेटर? जो वो फेलो सोल्जर लेकर आया था। उस लेटर में शायद कुछ इस तरह से लिखा होगा कि रेस्पेक्टेड मैम, योर सन मिस्टर XYZ, yes, your son Jack, who had been appointed in the battalion or in the regiment XYZ, he was shot in the battlefield and he laid down his life for the sake of the country. He was a brave soldier and he really died very bravely in the favor of the country and countrymen. Thank you so much. आपको एक माता, उस जैक की मदर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना वीर सिपाही आपने पैदा किया। बढ़ा चढ़ा के लिखा गया होगा लेटर में उसके सोल्जर के ग्लोरी के बारे में। तो उस लेटर को वो पढ़ती है और पढ़ने के बाद फोल्डेड अप द लेटर, उसने लेटर को फोल्ड कर लिया। दैट शी हैड रेड। फिर से इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, द कर्नल राइट्स सो नाइसली। द कर्नल, उस बटालियन का जो हेड रहा होगा कर्नल, वो कर्नल ने लिख करके ये लेटर भेजा था। किसके जरिए? फेलो सोल्जर्स के जरिए। उसके ही बटालियन का एक दूसरे सोल्जर के जरिए ये लेटर भेजा गया है। किसके पास? जैक के मदर के पास। समझ गया ना? जैक के मदर के पास अभी कौन खड़ा है? कर्नल नहीं खड़ा है, फेलो सोल्जर। तो कहती है, द कर्नल राइट्स सो नाइसली। कर्नल ने कितना अच्छा लिखा है मेरे बेटे के बहादुरी के बारे में। समथिंग ब्रोक, इस तरह की कुछ बात वो बोल पड़ी। इन द टायर्ड वॉइस मीन्स दोज हु आर इन द एज ऑफ 60, 70, दे आर सपोज टू हैव टायर्ड एंड क्विवरिंग वॉइस। उनकी आवाज़ काँप रही होती है, थकी हुई होती है, फटी फटी सी आवाज़ होती है। तो अपने फटी आवाज़ में, जो कि क्वेवर टू अ चोक, जो कि काँप उठता है और काँपते काँपते वो आवाज़ चोक्ड हो जाता है, मतलब उसकी आवाज़ रुआई सी हो जाती है। मतलब इतनी रोंदू रोंदू आवाज़ होती है रोने वाली कि रोने की वजह से उसका गला चोक्ड हो जाता है, बोल नहीं पाती है। इतना रोना आ रहा है, कंट्रोल करते करते उसका आवाज़ बंद हो गया। कुछ इस तरह से बोली होगी, द कर्नल राइट्स सो नाइसली, और बोलकर रोने ही वाली होती है, तब तक उसकी आवाज़ चोक्ड हो जाती है। शी हाफ लुक्ड अप। उसके बाद फिर उसने अपना नज़र उठाया उस सोल्जर की तरफ जो लेटर लेके आया था। उस सोल्जर की तरफ उसने देखना चाहा, बट शी हाफ लुक्ड अप। पूरा नहीं देखी वो, आधा अपना सिर उठाई और आंखों से उसने सोल्जर को देखा। क्यों आधा देखा? द रीज़न वॉज वॉट? शी वॉज थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ एज इफ शी इज़ द मदर ऑफ अ ब्रेव सोल्जर। एंड हाउ शुड अ ब्रेव सोल्जर एक्ट लाइक? शी मस्ट एक्ट ब्रेवली लाइक हर सन। भाई, जिसका बेटा इतना बहादुरी से मरा है, माँ को भी एटलीस्ट थोड़ी तो बहादुरी होनी ही चाहिए कि अपने बेटे के बहादुरी के साथ मैच कर सके। अब बेटा बहादुरी में मर गया देश के लिए और माँ जोर जोर से रो रही है, मुझे क्यों छोड़ के चला गया मेरा बेटा, मुझे क्यों छोड़ के चला गया रे। शी हाफ लुक्ड अप। तो मैं क्वेश्चन ये पूछा था कि वो क्यों आधा देखती है, पूरा क्यों नहीं देखती? पूरा देखना क्या हुआ कि नज़र को उठाओ और उठा करके सोल्जर को पूरा देखो, लेकिन हाफ देख रही है। हाफ इसलिए देख रही है बिकॉज शी वॉज क्राइंग, शी वॉज शेडिंग टीयर्स। रो रही थी वो, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने आंसुओं को वो छिपाना चाहती है, दिखाना नहीं चाहती है, इसीलिए कह रही है। शी हाफ लुक्ड अप, थोड़ा सा देख कर ऊपर, और कहती है, वी मदर्स आर सो प्राउड ऑफ आवर डेड सोल्जर्स। हम मदर्स, हम जो माएँ होती हैं, मदर्स लिखा हुआ है, मतलब माँओं का तो एक पूरा जाति होता है ना। हर माँ की फीलिंग्स एक जैसी होती है। उस हर माँ की फीलिंग्स एक जैसी होती है जिसका बेटा लड़ाई के मैदान में देश के लिए और देश के लोगों के लिए अपनी जान देता है। वो सारी माएँ बहुत ही ब्रेव फील करती हैं, बहुत ही प्राउड फील करती हैं। वैसे ही फीलिंग्स के साथ वो मदर कहती है, वी मदर्स आर सो प्राउड। ऐसे सैनिकों के हम सारी माएँ बहुत ही प्राउड फील करती हैं। किस बात का प्राउड? ऑफ आवर डेड सोल्जर्स, ऑफ आवर डेड सन्स। देश की सारी माँओं को प्राउड फील होता है। देन हर फेस वॉज बोर्ड, और थोड़ा सा सिर उठाकर अपने आंसू को छिपाते हुए उसने सोल्जर को देखकर ऐसा कहा और कह के फिर से सिर को झुका लिया। क्वाइटली द ब्रदर ऑफिसर वेंट आउट। ब्रदर ऑफिसर के पास कुछ भी करने को नहीं था। ब्रदर ऑफिसर मीन्स सोल्जर, फेलो सोल्जर, क्योंकि साथ में काम कर रहा था ये भी, इसीलिए फेलो सोल्जर। सो द फेलो सोल्जर
who had been acting there as a messenger and who had carried the letter from the colonel to the mother. Till now, he had been standing there very silently, doing nothing, just listening to and watching the reaction of that mother. But now, as he had nothing to do there, he left the place quietly. He went out. वहां से चुपचाप चला गया. He had told the poor old dear. Who is poor old dear? That mother. That mother. वहां जब वो खड़ा था तो उस वक्त उसने क्या क्या कहा? लंबी लंबी झूठ, लंबा लंबा फेंकू वाली बात. ब्रदर सोल्जर ने बहुत सारी झूठी झूठी बातें कही. He had told the poor old dear some gallant lies. लाइज के बारे में यहाँ एडजेक्टिव दिया हुआ है गैलेंट. गैलेंट मतलब बहादुरी से भरा हुआ, बड़े लेवल का, ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी का झूठ उसने बोला. किसको बोला? उस मदर को. किसके बारे में? उसके बेटे के बारे में, ताकि माँ का विश्वास ना टूटे. वो ये सोचती रहे कि मेरा बेटा रियली में ब्रेव डेथ मरा. सब झूठ है. ये बैटलफील्ड का रियलिटी है. रियलिटी है. यही तो आयरनी है ना कि दुनिया में जितना भी 21 गन सैल्यूट छोड़ा जाता है, सारे सोल्जर्स ऐसे मरते नहीं हैं. सब ऐसा मरना, कोई भी मरना नहीं चाहता है. फिल्मों में तो बनाकर स्टोरी दिखाई जाती है. That she would have nourished all her days. उसने जो झूठ बोला ब्रदर सोल्जर ने, इसलिए झूठ बोला क्योंकि अब वो मदर उसी झूठ के सहारे अपने बाकी के दिनों को जी लेगी. That she would nourish means what? She would nurture that lie. वो जो झूठ है ना, उस झूठ को वो पालती रहेगी, पोसती रहेगी, बार बार उस झूठ को याद करेगी, बार बार उसको रिवाइंड करेगी अपने दिमाग में, बार बार याद करेगी और सोच सोच कर प्राउड फील करेगी कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा झूठ बोला था जिस झूठ के सहारे ऑल हर डेज, अपने बाकी के दिनों को वो जी लेगी. नो डाउट. फॉर वाइल ही कफ्ड एंड मम्बल्ड. क्योंकि जब वो झूठ बोल रहा था ना, तो बीच बीच में कफिंग कर रहा था, मम्बलिंग कर रहा था. मम्बलिंग कैसे करते हैं? ऐसे मम्बलिंग करते हैं. कफिंग कैसे करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं भाई हम लोग जब झूठ बोलते हैं? तो ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले और हम थोड़ा ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन करें, इमेजिनेशन करें और बड़े बड़े झूठ को बोल सकें. कोई बच्चा बदमाश होता है, स्कूल बंक मार के फिल्में देखने जाता है और जब फिल्में देख कर लौटता है घर, तो पहले से डिज़ाइन कर लेता है, फॉर्मुलेट कर लेता है कि मुझे क्या क्या झूठ बोलना है. और जब घर में आता है तो मम्मी पापा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम में कफिंग एंड मम्बलिंग करता है. जैसे पापा पूछेंगे, बेटे स्कूल गए? गया था ना. हाँ गया था. गया था. तो क्या हुआ क्लास में आज बेटा? क्या क्या पढ़े? क्या कहते हैं वो, हम लोग की हिस्ट्री टीचर. हाँ हाँ वो हिस्ट्री वाली हिस्ट्री. हाँ हिस्ट्री टीचर, आज तो बहुत हमारा मेरा बहुत नाम लिया आज क्लास में, हमको बहुत ऑनर किया आज, सारा काम करके ले गया था उसका. हाँ ज्योग्राफी वाली टीचर भी ऐसे ही हुआ. तो ये झूठ बोलने का तरीका होता है. थोड़ा मम्बलिंग करते हैं, थोड़ा कफिंग करेंगे. ऐसा करने से क्या होगा? थोड़ा टाइम मिलता है. टाइम मिलता है तो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कर करके क्या क्या बोलना है सब बना बना के बातें बोलते हैं. तो वो जो फेलो सोल्जर था ना, वो भी कफिंग कर रहा था, मम्बलिंग कर रहा था और झूठ पे झूठ बोले जा रहा था. जबकि बेचारी माँ, उसके जो वीक आईज थे, हैड शोन, उसकी जो कमज़ोर आंखें थी. कमज़ोर आंखें क्यों? बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. बूढ़ी हो गई थी ना, तो आंखें कमज़ोर हो गई थी, दिखता नहीं था उसकी आंखों से. लेकिन जितनी भी कमज़ोर हो, उन आंखों में शाइनिंग नज़र आ रहा था. जेंटल ट्रायम्फ. उस मदर का सिर ऊंचा हो जा रहा था सम्मान से. भले ही वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी झूठ बात को सुन सुनकर बहुत प्राउड फील कर रही थी. आंखें उसकी चमक जा रही थी. जैसे ऐसे बोल रहा था, आंटी क्या बोलें, आपका जो बेटा था ना जैक, जब 1 लाख सोल्जर्स मरे होंगे ना, तो ऐसा बेटा आपने पैदा किया. क्या ब्रेव सोल्जर था. आंखें थोड़ी चमक गई. हाँ आंटी क्या बोले, एक साथ 10 लोगों को शूट कर दिया. आंख थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और शाइनिंग करने लगा. ब्रीम्ड विद जॉय. मदर का जो आइज था कैसा हो रहा था? ब्रीमिंग, एकदम शाइनिंग कर रहा था. विद जॉय, खुशी के मारे. बिकॉज ही हैड बीन सो ब्रेव, क्योंकि उसका बेटा बहुत ब्रेव था. बहुत, जैसे कि उस सोल्जर ने बोला, फेलो सोल्जर ने, हर ग्लोरियस बॉय,
मन ही मन में सोच रही है, ओफ मेरा शानदार बेटा, शान से भरा हुआ, गौरव से भरा हुआ मेरा बेटा। अब देखो यहाँ पे आयरनी आपको नजर आएगी, लास्ट स्टैंजा, बहुत ध्यान से सुना। ही थॉट, लेकिन जो फेलो सोल्जर था ना, उसको पता था अच्छी तरह से मन के अंदर, अब तो वो घर से निकल चुका है बाहर। ही थॉट हाउ जैक, जैक कैसा था, देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, अभी तक तो झूठ बोला, लेकिन वो सोल्जर को पता था, उसने आंखों से देखा था जैक को। जैक वॉज अ कोल्ड फूटेड, कोल्ड फूटेड मतलब कायर, डरपोक, यूजलेस स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर, गाली भी दे रहा है, बोल रहा किसी काम का नहीं था वो सुअर कहीं का, कोल्ड फुटेड एक नंबर का, यूजलेस, कायर, डरपोक सोल्जर। हैड पैनिक डाउन द ट्रेंच, लड़ाई के मैदान में उसकी पतलून ढीली हो गई थी, है ना, ये एकदम थरथरा रहा था, कांप रहा था। ये है रियलिटी हर सोल्जर की। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं ससून, देश के नाम पे नौजवान बच्चों को उकसाते हैं ये मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स उकसाते हैं, उनको लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, झूठा शान दिखा के, ये तुम अपने देश के लिए मर मिटो, तुम अमर हो जाओगे, चंद्रशेखर आजाद बन जाओगे, भगत सिंह बन जाओगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाओगे। सच्चाई क्या होता है, वो लोग जो बने थे उनका बात अलग था, फांसी पे चढ़ाए मुस्कुराते हुए गए, लेकिन ये जो सोल्जर लड़ाई के मैदान में जाते हैं, ये डरते हैं जाने से। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस कोने से कौन सी गोली आके चट करके एक लगा और वहीं पे खत्म, और नाम हो गया कि देश के लिए लड़ा। एक बॉम्ब बारूद डायनामाइट फटता है ना, तो उसमें से हजारों छोटे छोटे वो छर्रे निकलते हैं, जिसकी वजह से कितने लोगों की मौत हो जाती है, इतना ईजी होता है हम लोग का मौत। हैड पैनिक डाउन द ट्रेंच दैट यूजलेस स्वाइन जैक, मैदान में जाके, ट्रेंच में जाके, मैदान, ट्रेंच का मतलब यहाँ पे खाई मत समझना, यहाँ ट्रेंच का मतलब है लड़ाई का मैदान, जहाँ पे वो बंकर्स नहीं खोदे जाते हैं मिट्टी में, बंकर्स में खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार था, वहां पे जाके वो डरा हुआ था, कांप रहा था। दैट नाइट, उस रात, जिस रात उसकी मौत हुई, द माइंड वेंट अप एट विकेट कॉर्नर, यहाँ वेंट अप फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है ब्लू ऑफ, फट गया, माइंड फट गया। माइंड क्या होता है, तो एक छोटा छोटा बारूद का गोला होता है माइंड, या फिर यूं समझिए कि डायनामाइट होता है, उसका एक वेट कैपेसिटी होता है, जैसे कि उसके ऊपर अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट डाल दिए तो वो फट जाएगा, ऐसा होता है। हाँ, तो वो जो माइन होता है ना, वो मिट्टी के अंदर दबा के रखा जाता है, बटन ऊपर रहता है, तो इजीली बिना मौत मारा गया ये जैक, यूजलेस स्वाइन। कुछ लोगों को मार के मरा होता तो भी यूजफुल हुआ होता, ऐसे ही गया लड़ाई लड़ने, इल एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस तो ना के बराबर, जीरो, और लड़ाई के मैदान में जाके उसने माइन के ऊपर पांव रख दिया और वो माइन वेंट अप, फट गया। विकेट कॉर्नर, विकेट कॉर्नर उसको बोलते हैं लड़ाई के मैदान में जो कॉर्नर सबसे डेंजरस हो, जहां पे जाने से शॉर्ट शॉट तुम्हारी मौत होनी ही है। लड़ाई के मैदान में कोई ना कोई ऐसी जगह तो होती है, रिस्की जगह, जहां जाने से तुमको गोली लगनी ही है, जहां जाने से तुम्हारे ऊपर बॉम्ब आएगा ही आएगा, फटेगा ही फटेगा, उसको बोलते हैं विकेट कॉर्नर। कोई ना कोई सेफ साइड भी होता होगा और कोई ना कोई डेंजरस जोन भी होता होगा, उसको बोलते हैं विकेट कॉर्नर। तो विकेट कॉर्नर पे वो गया और वहां पे माइंड फट गया। एट लास्ट ही डाइड, हाउ ही हैड ट्राइड टू गेट सेंट होम, लड़ने के पहले, लड़ाई में जाने के पहले जैक ने बहुत कोशिश किया था घर भागने का, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत एप्लीकेशन दिया कि सर सर प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, मैं मरना नहीं चाहता सर, मैं बहुत डरता हूँ सर, मुझे ज़िंदगी प्यारी है सर, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दीजिए सर, मेरी बूढ़ी माँ सर मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत जाने का कोशिश किया। एंड हाउ एट लास्ट ही डाइड, और लास्ट में वो मर गया, उसको छुट्टी नहीं मिली, वो गांव नहीं, मतलब वापस अपने घर, उसको घर वापस नहीं आने को मिला। एंड ही डाइड ब्लोन टू स्मॉल बिट्स, और मरा भी तो कैसे मरा, विदाउट ग्रेस, मतलब उसकी मौत अनग्रेसियस था। अनग्रेसियस मतलब जिसमें कोई शान नहीं, जिसमें कोई बहादुरी नहीं। ही वॉज टर्न टू स्मॉल बिट्स, उसके बॉडी के परखचे उड़ गए, बॉडी पूरा फट के चीथड़ा हो गया, और न जाने कितने छोटे छोटे टुकड़ों में उसका बॉडी स्मॉल बिट्स में डिवाइडेड हो गया। एंड नो वन सीम टू केयर, और उसके इस मौत से किसी को केयर नहीं है, ना कोई कर्नल को, ना कोई कंट्री को, ना कोई कंट्री मैन को, किसी को नहीं पता वो क्यों मर गया, ना सोल्जर्स को ही, ना एनिमी सोल्जर्स को, एनिमी सोल्जर्स को भी नहीं पता कि कैसे मर गया, किसके लिए बिछा रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि किसको मरना है इसके ऊपर, कोई ना कोई तो मरेगा। एक्सेप्ट दैट लोनली वुमेन विद व्हाइट हेयर, अगर किसी को परवाह था तो किसको,
सिर्फ उस औरत को जिसके सिर के बाल एकदम सफ़ेद हो चुके थे, जो बूढ़ी थी, उसकी माँ को, सिर्फ उसके माँ को चिंता थी और किसी को चिंता नहीं थी कि वो कैसे मरा और क्यों मरा। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक एंटी वॉर फीलिंग है इस पोएम में। एंटी वॉर फीलिंग क्या? दैट वॉर जो होता है बहुत ही घास्टली होता है, बहुत ही डेडली होता है, खतरनाक, ठीक है, ग्रोटेस्क। इसमें बड़ी-बड़ी बातें होती हैं सिर्फ बहादुरी की, लेकिन रियलिटी ये है कि सबको वहाँ जाना है तो फिर लौटना नहीं है, मरना है। और उस मरने के बाद एक्चुअली में जिसको फ़र्क पड़ता है वो किसको? उनकी उनके फैमिली को। हाँ, उनकी उनकी फैमिली को फ़र्क पड़ता है और तो बाकी लोग 2 ही दिन में भूल जाएँगे। मिनिस्टर्स जाकर बस सैल्यूट करेंगे, एक गार्लैंड बैठा देंगे बस। So this is all about the poem. Thank you very much.